हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Auerbach in Istanbul, Edward Said's secular criticism and the question of minority culture. Before starting, do not forget to subscribe and hit the bell icon. And let us begin. Auerbach's exile and perspective. तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं कि इनका पूरा नाम था एरिक आउरबाक। ये एक जर्मन फिलोलॉजिस्ट और स्कॉलर थे। ये एग्जाइल में जाना नहीं चाहते थे, यानी कि अपनी कंट्री छोड़ना नहीं चाहते थे। पर जब जर्मनी में नाजीज बढ़ने लगे और उनका कंट्रोल बढ़ने लगा, तो ये फोर्स हो गए थे अपनी जगह छोड़ देने के लिए। 1936 में आउरबैक ने जर्मनी छोड़ दी और पहले ये पहुंचे टर्की एंड लेटर ही केम टू यूनाइटेड स्टेट्स। अपनी एग्जाइल के दौरान इन्होंने अपने स्कॉलरली वर्क्स नहीं छोड़े और लिटरेचर में अपने बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस भी दिए। उनमें से इनका सबसे नोटेबल जो वर्क है वो है माई मिसेस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी इन वेस्टर्न लिटरेचर। इसके बारे में आज अगली स्लाइड आएगी। ये इन्होंने इसी टाइम पे लिखा था। ये इनका जो फेमस वर्क था माई मिसेस, जिस टाइम ये एग्जाइल में थे और अपना यूरोपियन लिटरेरी हिस्ट्री पे एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहे थे कि कैसे इन्होंने चीजों को ऑब्जर्व किया है बहुत क्लोजली, उसी को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी वही बात की जाती है कि इनके एग्जाइल के दौरान जब इन्होंने अपनी जगह छोड़ दी थी बिकॉज ऑफ बीइंग अ ज्यूइश, क्योंकि नाजीज का कंट्रोल बहुत बढ़ गया था, उस टाइम पे यूरोपियन लिटरेरी हिस्ट्री में इन्होंने कितनी क्लोजली हर चीज को नोट किया और हर चीज पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। यही बात यहाँ लिखी गई है। His exile in Istanbul during World War II provided a unique non-Occidental lens for his examination of European literary history. तो यही बात हम आगे बढ़ाते हैं। Auerbach's epilogue in My Misses. अब ये जो इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क है माई मिसेस, इसके लास्ट में, इस बुक के लास्ट में एक, इस वर्क के लास्ट में एक एपिलोग मिलेगा आपको। उस एपिलोग के बारे में बात की जाएगी इस लिटरेरी टेक्स्ट में जो हम पढ़ रहे हैं। So Auerbach's epilogue in My Misses reflects the impact of his dramatic exile, acknowledging the constraints of war and the absence of well-equipped European studies libraries in Istanbul. क्योंकि ये जर्मनी छोड़ के अब इस्तानबुल में आ गए थे, तो इनको कमी हो रही थी चीजों की। इनको वैसी लाइब्रेरीज नहीं मिल रही थी, वैसा माहौल नहीं मिल रहा था, वैसी सोसाइटी नहीं दिख रही थी। ये एक तरह का दिखाते हैं कि वॉर का कितना डीप इम्पैक्ट आता है हर इंसान पे, और हर एक ऐसे इंसान पे भी जिसको अपनी जगह छोड़ के वहां से मूव करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज Said points out how Auerbach's reflections in the epilogue were influenced by the challenging context of his exile, adding depth to his literary analysis. तो बेसिकली जो सेड है ना, वो Auerbach के इस एपिलोग के बारे में लिख रहे हैं। ओके, तो आपको Auerbach के एपिलोग के बारे में तो पता ही होना चाहिए, साथ ही साथ आपको सेड के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं Auerbach के एपिलोग के बारे में। तो अब ये कहते हैं कि आउरबाग का जो एपिलोग था ना, जिसमें ये बता रहे हैं कि वहाँ का माहौल ऐसा है और क्या बोलते हैं कि वॉर का क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, क्या क्या इनको यूरोपियन लिटरेरी हिस्ट्री में इनको क्या दिख रहा है, क्या ये क्लोजली नोट कर रहे हैं, ये सब चीजें इनकी एपिलोग में मेंशन्ड थी, जिससे इनको एक डेप्थ मिल गई अपने लिटरेरी टेक्स्ट में, क्योंकि इनकी लिटरेचर इन्फ्लुएंस्ड हो गई एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट से। Challenge to conventional notions. Said argues that Auerbach's work challenges established notions of nation, home, and belonging, emphasizing the transformative power of his unique perspective. ये कहते हैं कि जो Auerbach का ये जो वर्क है ना माई मिसेस, ये एक तरीके का एक डिफरेंट वर्क है, एक डिस्टिंग्विश्ड वर्क है इनके बाकी वर्क से, क्योंकि यही वाले वर्क में इनका इन्फ्लुएंस दिखता है जो आया है इनकी एग्जाइल की वजह से। ये एग्जाइल की वजह से इन्होंने क्या फेस किया, ये इसमें ये लिख पा रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर आ गई है इनके अंदर, ये चेंज हो गया है इनका लिटरेरी स्टाइल, क्योंकि ये अपने नेशन से दूर है, अपने घर से दूर है, अपनी चीजों से दूर है, और इसीलिए इनका वर्क भी डिफरेंट है।
अब जब मैं इतना बता रही हूँ आपको माय मिसेस के बारे में और इन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में, तो आपको पता भी होना चाहिए कि इस वर्क के एपिलॉग में था क्या। तो मैं आपको फटाफट से इसकी समरी बता देती हूँ। तो बेसिकली माय मिसेस की जो एपिलॉग आता है, जो इसकी एंडिंग आती है, इसमें बताते हैं कि कैसे वेस्टर्न लिटरेचर इवॉल्व हो गई है। और ये इसको कंपेयर करते हैं द डिफरेंस ऑफ द लैंग्वेज ऑफ बाइबल एंड द लैंग्वेज ऑफ द मॉडर्न नॉवेल्स, कि कैसी जो लैंग्वेज भी है, लिटरेचर है, वो बाइबल से लेके मॉडर्न नॉवेल्स तक कैसे शिफ्ट होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है क्रिश्चियनिटी में, it is evolving with time. Also he says कि इन सब शिफ्ट में, इस सब एवोल्यूशन में, टेक्स्ट के एवोल्यूशन में हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होते हैं। यानी कि ऐसे कॉन्टेक्स्ट होते हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। जो हमारी हिस्ट्री होती है, हमारा कल्चर होता है, वो हमारे राइटिंग की स्टाइल को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। और इनको ये बातें तब समझ आई जब इन्होंने अपना घर, अपना नेशन भी छोड़ दिया था। यही बात की जा रही है यहाँ पे। Next is Orbach as a minority figure. Said interprets Orbach as not merely a scholar but as a Jewish figure and a member of a minority, drawing parallels with Hannah Arendt's concept of minority status. ये कहते हैं कि जो Orbach है वो सिर्फ स्कॉलर ही नहीं है, वो जीव भी थे, इसीलिए उनको माइनॉरिटी भी माना जाएगा। माइनॉरिटी का मतलब है ऐसा सेक्शन जिसकी जो जिनकी जो राइटिंग लिटरेचर होती है वो अभी तक इतनी उभर के नहीं आ पाई होती है, या फिर ऐसा लिटरेचर जो बहुत ही कम लोग लिख रहे हैं और उसकी इतनी ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं हुई है अभी तक। Auerbach's exile is seen as more than physical displacement. It symbolizes a profound distance from the cultural roots, adding layer to his intellectual contributions. ये कहते हैं ये जो एग्जाइल थी ना, ये सिर्फ एक ये नहीं था कि एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले गए। यही भी था कि एक कल्चर से उठ के वो दूसरे कल्चर में गए। गोइंग टू डिफरेंट कल्चर, उनको एक कंटेक्स्ट मिल गया, उनको और इंसाइट्स मिल गए अपने लिटरेरी वर्क्स में इंक्लूड करने के लिए। नेक्स्ट इज दिस आइडेंटिटी एलियनेशन एंड कल्चरल प्रोडक्शन। The text explores how Arbach's exile prompts questions about cultural identity, alienation and the conditions influencing cultural production. ये भी बताते हैं, सेड कहते हैं कि Arbach ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इनकी एग्जाइल से, कैसे इनकी फिजिकल डिस्प्लेसमेंट से इन्होंने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को क्वेश्चन करना सीखा कि कैसे मैं ये पता लगाऊं कि वहां का कल्चर और यहाँ की कल्चर में कितना डिफरेंस है। Said underscores the intricate interplay between Auerbach's personal experiences, the historical backdrop of his time, and the intellectual richness of Mimesis. यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली नहीं बताते हैं, ये अपने वर्क में अंडरस्कोर कर देते हैं, यानी कि अंडरटोन दे रहे हैं एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की, कि कैसे अलग जगह की हिस्ट्री उनके लिटरेरी वर्क्स में एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंस ला सकती है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इट इज ओरिएंटलिज्म एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। Said's critique of Orientalism delves into its impact on the representation of the Arab world, revealing the dangers it poses to post-colonial societies. ये भी बताते हैं कि कैसे ये जो हमारा अरब वर्ल्ड है, जो अरब लोग हैं सारे जहाँ रह रहे हैं, वो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी में कैसे प्रेजेंट किए जा रहे हैं लिटरेचर में। और ऐसा रिप्रेजेंटेशन एक तरीके का डेंजर है। Orientalist discourse is portrayed as a powerful force influencing not only external perceptions but also shaping internal struggles within society. अब ये Orientalist discourse है क्या यहाँ पे, कि जो अरब वर्ल्ड है वो है किसी और तरीके का, उसको प्रेजेंट किसी और तरीके से किया जा रहा है। और ऐसी रिप्रेजेंटेशन से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ऐसी फोर्स जनरेट हो जाती है जो डेंजरस होती है वर्ल्ड वाइड लोगों के लिए पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर वो उसको पढ़ेंगे और मान लेंगे तो उनके दिमाग में वैसे ही थॉट्स बन जाएंगे कि ये चीज ऐसी ही होती है। तो इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, सेड उस पर भी क्रिटिक करते हैं कि इन्होंने जो अरब वर्ल्ड है उसको बहुत ही गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है।
ये जो हमारा टेक्स्ट है ना, ये इस्लामिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी के राइज को प्रेजेंट करता है कि कैसे जब पूरे नेशन में स्ट्रगल चल रहा था, उस टाइम इस्लाम की पॉलिटिकल आइडेंटिटी सामने निकल के आ रही थी। यानी कि यह जो माइनॉरिटी को, जिसको माइनॉरिटी माना गया था, उसको सामने लाया जा रहा था, उसकी इमर्जेंस हो रही थी। तो ये टेक्स्ट उसी को डिस्क्राइब करता है कि कैसे जो इस्लामिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी वो बिल्कुल ही खत्म थी और उसको उसका धीरे धीरे इमर्जेंस हुआ और वो सामने आ गई। Said emphasizes the need to consider local attentions of minority perspectives to comprehend the complex dynamics at play. ये कहते हैं कि लोकल अटेंशंस की नीड, यानी कि जो लोग लोकल पढ़ते हैं इन सबको, जो हमारी ऑडियंस है, उसको माइनॉरिटी के पर्सपेक्टिव को भी देखना चाहिए। उनको ये जो ऐसे राइटर्स हैं जो इन सब चीजों के बारे में लिख रहे हैं, ऐसी आइडेंटिटीज के बारे में लिख रहे हैं जो कि असलियत में बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में लोगों को पढ़ना चाहिए। Critical engagement with conflict. Said's work is presented as a profound and critical examination of the historical, cultural, and moral dimensions of the Palestinian-Israeli conflict. ये जो पैलेस्टीनियन इजरायली कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसको एक कंटेक्स्ट दे के समझाया है इन्होंने। इन्होंने बताया है कि कैसे जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से भी रिलेटेड है, इसमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी है और एक मोरल डायमेंशन भी है। बेसिकली ये एक रॉ कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको इसकी जो रूट्स हैं वो हिस्ट्री और कल्चर तक जाती हैं। The analysis goes beyond a mere topical or polemical discourse, providing insights into the intricate dynamics of identity, sovereignty and global power structures. यहाँ पे बताते हैं अगेन वही बात कि ऐसा कोई डिस्कोर्स नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जो कि ऐसे ही समझा जाए। रादर इसके अंदर डायनामिक्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो हिस्ट्री और कल्चर से अपना कंटेक्स्ट लेती हैं और बताती हैं एक ऐसा पॉइंट जो ग्लोबली नोन है, जो ग्लोबली प्रेजेंट है, कि कैसे कोई भी डिस्कोर्स सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेक्स्ट, अपनी हिस्ट्री और कल्चर से लेता है, ऐसे कंटेक्स्ट लेता है जो उसी की, उस वॉर की, उस डिस्कोर्स की आइडेंटिटी बिल्ड करती है, उस डिस्कोर्स को एक पावर देती है, एक सिग्निफिकेंस देती है। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक यू गाइस।